गुड इवनिंग। तो पहले बाजार की संरचना हमने पढ़ ली थी। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, पहला बाजार का रूप है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो इसको का शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ, मीनिंग क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या है? बाजार की उस स्थिति से होता है जिसमें वस्तु के बहुत क्रेता और विक्रेता हैं, मतलब उनको बेचने वाले खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, और उन पे परस्पर वस्तु के क्रय तथा विक्रय के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि कोई भी व्यक्तिगत विक्रेता बाजार में वस्तु की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वस्तु की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। एक अकेला व्यक्ति उसकी पूर्ति को प्रभावित नहीं कर, इतनी प्रतिस्पर्धा होती, इतने क्रेता और विक्रेता। इसी प्रकार क्रेताओं की संख्या भी अधिक होती है, के कारण कोई भी क्रेता है वो मांग के आधार पर मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। मतलब खरीदने वाले भी इतने हैं, ठीक है, एक जने के खरीदने बहुत ज्यादा खरीदने या बहुत कम खरीदने से पूर्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत संख्या में लोग खरीदते हैं। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि एक क्रेता की मांग तथा एक विक्रेता की पूर्ति, एक क्रेता की मांग और एक विक्रेता की पूर्ति बाजार की जो टोटल है, पूरे बाजार की है, उसकी मांग और पूर्ति को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकते, या पूर्ति का नगण्य भाग है, कुछ छोटा सा हिस्सा होते हैं। एक अकेले विक्रेता की पूर्ति और एक अकेले क्रेता की मांग, ये दोनों बाजार का क्या होता है? छोटा सा हिस्सा, इसलिए उनके परिवर्तन से बाजार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि समुद्र में एक बूंद के पानी के समान, समुद्र में एक बूंद पानी के अगर निकालने से या एक बूंद डालने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ना। तो वैसे ही बाजार में एक व्यक्ति के खरीदने या बेचने से कोई मांग और पूर्ति में फर्क नहीं पड़ना है। इस बाजार में मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होती है। कैसी होती है? पूर्णतः लोचदार। लोचदार कैसी होती है? ग्राफ पता है ना, इस तरह से। कैसा होता है ये? एक्स अक्ष के समांतर ये होता है, एक्स अक्ष 0 एक्स से, और ये होता है वाई अक्ष। तो ये कैसा होता है? एक्स अक्ष के समांतर, बिल्कुल एकदम सीधी, ऐसे एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, क्योंकि ये कीमत है और यहाँ पे क्या होती है? क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होगा कि मतलब कीमत तो वही है, लेकिन उस पर क्वांटिटी कितनी बेच सकते हैं, तभी तो कहते हैं पूर्ण लोचदार है। क्योंकि क्रेता विक्रेता बहुत है, कीमत तो वही रहनी है, लेकिन आप उस पे उसी कीमत पे 10 वस्तु भी खरीद सकते हो, उसी कीमत पे 15 वस्तु भी खरीद सकते हो, उसी वस्तु की कीमत पे उस वस्तु की 5 मात्रा भी खरीद सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा आदर्श बाजार है, इसको क्या कहते हैं? आदर्श बाजार। क्योंकि ये हकीकत में होना बहुत पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक अपन मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। आदर्श अपन कहते हैं ना, अपना एक कोई आदर्श होना चाहिए, बहुत अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छा बाजार है, एक आपके रूप में इसको सामने पेश कर सकते हो, लेकिन ऐसा वास्तविकता में देखने को बहुत कम मिलता है। कि आपने ऐसे देखा है कि कीमत में कोई चेंज नहीं कर, क्वांटिटी कितना भी खरीद लो बहुत, लेकिन इसके आसपास हो सकता है जिसमें कई क्रेता और खरीदार होते हैं, और कोई भी विक्रेता खरीदार बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। आगे है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता ही है बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता। खरीदने वाले बहुत ज्यादा, बेचने वाले भी बहुत ज्यादा, कोई कमी नहीं है। तो बाजार में असीमित संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, जिससे कोई भी व्यक्तिगत विक्रेता या क्रेता बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरा है समान उत्पादन उनका कैसा होगा? समान। किसी भी वस्तु का प्रोडक्ट कैसा होगा? एक जैसा हो, कोई फर्क नहीं होगा, बिल्कुल से भी कोई फर्क नहीं होगा, एक जैसा होगा। सभी विक्रेता एक ही प्रकार का उत्पाद बेचते हैं, जिसमें कोई अंतर नहीं होगा। उत्पाद पूरी तरह से एक दूसरे के समान होगा, भले चाहे वो रंग, रूप, आकार, वजन, टेस्ट, क्वालिटी, मटेरियल, सब रूप में वो कैसा होगा? एक जैसा होगा, कोई इसमें अंतर नहीं होगा, चिन्नी भर भी अंतर नहीं होगा। तीसरा है मूल्य निर्धारण का नियंत्रण। ठीक है, और उसका मूल्य कौन डिसाइड करेगा? उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में? तो उसमें रहेगा कि किसी भी विक्रेता या खरीदार के पास बाजार मूल्य को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। यानी कि क्रेता या विक्रेता के पास उसको बाजार का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। बाजार का मूल्य तो कौन निर्धारित करेगा? बाजार खुद करेगा। जिससे क्या होगा? बाजार, सभी बाजार
मूल्य स्वीकार करना होता है। मतलब जो क्रेता और विक्रेता उनको क्या कहते हैं, बाजार का जो मूल्य है, कि अगर कि बिस्कुट 10 रुपए का सब कुछ रंग रूप में है तो 10 रुपए है, तो जो बेचने वाले और खरीदने वालों को 10 रुपए पे ही खरीदना है और 10 रुपए पे ही बेचना है। वो उसे ना तो ज्यादा कर सकते और ना कम कर सकते। क्यों? कि अगर वो ज्यादा लेना शुरू करेंगे तो खरीदने वाले दूसरी जगह चले जाएंगे, और खरीदने वाला अगर कम खरीदेगा, ठीक है, तो दूसरा वो खरीद लेगा, तो उससे उसका कोई फर्क ना, या फिर कम खरीदेगा, रेट में खरीदना चाहेगा 10 की जगह 9 में, तो विक्रेता उसको बेचेगा नहीं, क्योंकि उसकी कीमत ही नहीं मिलेगी उसको। ठीक है, तो इसलिए कैसे होगा, मूल्य कौन बाजार निर्धारित करता है और उसे वो कौन स्वीकार करते हैं, खरीदने वाला, बेचने वाला, क्रेता है ना, विक्रेता। नेक्स्ट है पूर्ण जानकारी। ठीक है, बाजार के सभी प्रतिभागियों के पास उत्पाद मूल्य और बाजार की स्थिति की पूरी जानकारी थी। मतलब आपको जितने भी खरीदार और बेचते हैं उनको बाजार की पूरी जानकारी, कहाँ पे माल मिलेगा, कैसी क्वालिटी का मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा, उनको सारी जानकारी होती है, कैसा उत्पाद होगा, क्या होगा। तो बाजार की पूरी जानकारी होती है खरीदने वाले को भी और बेचने वाले, ताकि क्या है, उसका लाभ उठा के प्राइस में या किसी तरह का ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्रेता और विक्रेता, आपस में सेम रहे। ठीक है? मुक्त प्रवेश और निकास या बहिर्गमन। बाजार में प्रवेश और निकास पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, यानी नए विक्रेता बाजार में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और मौजूदा जो विक्रेता है वो बाजार से बाहर जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो नए विक्रेता क्या है, बाजार में और आ जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि अगर हानि होने लग रही है तो क्या करेंगे, जो छोटे मोटे विक्रेता है, ऐसे इनको ज्यादा उनका नहीं हो पा रहा था, तो वो क्या करते हैं, बाजार को छोड़ देंगे। ठीक है, तो वापस उसी पे प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, मुक्त प्रवेश और विकास को कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कोई भी बाजार में बेचने आ सकता है और कोई भी मन चाहे जब जा सकता है, तो किसी तरह की कोई दबाव या किसी तरह की कंडीशन नहीं होती, रोक टोक नहीं होती है। लघुतर अवधि में सामान्य लाभ। ठीक है, विक्रेता केवल सामान्य लाभ अर्जित करते हैं, क्योंकि बाजार में प्रतियोगिता के कारण अतिरिक्त लाभ होने की संभावना नहीं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमेशा कैसा मिलेगा, लघुतर अवधि में सामान्य लाभ। हाँ, अल्प अवधि में तो मिल सकता है, इसलिए क्या लिखा है, लघुतर अवधि में, लघु मतलब लंबा, दीर्घ काल। लघुतर का मतलब क्या, दीर्घ काल, दीर्घ काल में हमेशा कैसा रहेगा, सामान्य लाभ। दीर्घ काल में हमेशा सामान्य लाभ, न तो असामान्य लाभ होगा और न ही हानि होगी। कैसे होगा सामान्य लाभ? क्यों? अगर किसी विक्रेता को 10 रुपए पे बेचते तो उनको सामान्य लाभ होता है। अगर कोई विक्रेता उसको 11 रुपए में बेच के ज्यादा प्रॉफिट, असामान्य लाभ कमाना चाहेगा, तो दूसरे विक्रेता 10 पे बेच रहे होंगे, तो जो जितने भी खरीदने वाले वो 10 वाले के पास जाएंगे, तो 11 वाले का तो बिकेगा ही नहीं माल, तो वो तो मार्केट से ही बाहर हो जाएगा, इसलिए वापस उसको किस पे आना पड़ेगा, 10 पे ही आना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर 10 की जगह 9 पे बेचना शुरू करेगा तो उसको क्या होगी, हानि होगी। हानि होगी तो जो जिन उत्पादकों को हानि होने लगेगी ज्यादा, तो वो बाजार को छोड़ के चले जाएंगे, तो वापस क्या होगा, वापस प्राइस बढ़ के 10 पे आ जाएगी। यानी क्या होना वाला, सामान्य लाभ होना दीर्घ काल में। ठीक है, कोई विज्ञापन लागत नहीं, चूंकि उत्पाद समान होते हैं, विक्रेताओं को विज्ञान पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, उस पर क्या हो, एडवर्टाइज करने की कोई जरूरत नहीं कहीं पे भी, क्योंकि ऐसा उत्पाद होता है जो सबको उसकी जानकारी भी होती है और सब कहाँ मिलता है वो भी उनको पता होती है। और अगर विज्ञापन की अगर ज्यादा खर्च कर भी लेगा कोई, तो क्या होगा, बिकना तो उसमें तय है, लाभ तो उसको ज्यादा होना नहीं है, उल्टा उसका विज्ञापन का खर्चा बढ़ के उसके लागत में वृद्धि हो सकती है, तो उसको और नुकसान होता है, इसलिए विज्ञापन की लागत इसमें होती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है समरूपता, होमोजिनिटी। समरूपता यानी बाजार में उपलब्ध सभी उत्पाद समान गुणों और विशेषताओं के साथ रहते हैं, मतलब जो भी वस्तु बिक रही है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, जो भी वस्तु बिकेगी वो एकदम समरूप होगी। समरूप का मतलब कैसा होगा, कि जो वस्तु बिच रही है, अगर बिस्किट बिच रही है तो बिस्किट का आकार, रंग, रूप, स्वाद, ये सारे कैसे होगा, एकदम जैसा हो, सेम होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, तो उसको कहेंगे समरूपता, होमोजेनिटी। नेक्स्ट, मूल्य लेने वाले, प्राइस टेकर। प्राइस टेकर नॉट मेकर, प्राइस लेने वाले, बनाने वाले नहीं। मतलब प्रत्येक विक्रेता और खरीदार को मूल्य लेने वाला कहा जाता है। कैसे कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, लेने वाला, प्राइस टेकर, क्योंकि वे बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य को ही मान्य करते हैं, जो बाजार ने निर्धारित करके दे दी उसी पे उनको बेचना है, उसी पे उनको खरीदना है, वो अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस को ऊपर नीचे नहीं कर रहे, जैसे वो प्राइस मेकर नहीं है, वो क्या प्राइस टेकर है, प्राप्त करेंगे, लेंगे। और नेक्स्ट है आपूर्ति और मांग के अनुसार कीमतें।
पूर्ति और मांग के अनुसार कीमत होती है। बाजार में मूल्य केवल आपूर्ति और मांग के अनुसार निर्धारित है। जो इसका वस्तु का मूल्य वो कैसे निर्धारित है कि कितने लोग मांग कर रहे हैं और कितनी पूर्ति कर रहे हैं। तो उस पूर्ति और मांग का दोनों का जहाँ कटाव होगा वहीं पे क्या होगा, बाजार की कीमत का निर्धारण होगा। जैसे क्या होता है, ये ग्राफ होता है ना ऐसे कि ये तो क्या होता है, मांग वक्र, और ये होता है पूर्ति वक्र। जहाँ ये कटा तो वहीं पे क्या ये वस्तु का प्राइस निर्धारित कर दी। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की सरकार की रोक टोक या कोई एका देखा करके रोक करके उसको प्राइस को ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। वो पूर्ति और मांग की शक्तियों से ही निर्धारित होगा। ठीक है, अब है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म और उद्योग का सामना। एक तो फर्म का और एक उद्योग का। पहले तो ये देखेंगे कि फर्म और उद्योग है क्या, दोनों एक ही है, अलग है, क्या फर्क क्या है। ठीक है, नॉर्मली आप उद्योग फैक्ट्री को कहते होंगे, लेकिन अर्थशास्त्र में अपन जो पढ़ेंगे वहां पे उद्योग और फर्म में दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, और उसको हमेशा ध्यान भी रखना, कंफ्यूज ना होगा आगे, ताकि अभी से इसको क्लियर करें। फर्म का अर्थ किसी एक व्यक्तिगत उत्पादक से होता है। किससे होता है, एक व्यक्तिगत उत्पाद, मतलब एक अकेला अकेला व्यक्ति जो किसी वस्तु को बना रहा है। जैसे बिस्किट वाला अपना उदाहरण चल रहा है, तो जो बिस्किट को बनाने वाला एक जो कंपनी है उसको क्या कहेंगे, उस कंपनी को कहेंगे फर्म। उसको क्या कहेंगे, फर्म। जो अपनी खुद की कंपनी चला रहा है उस कंपनी का क्या होगा, वो फर्म। बोले वो छोटे स्तर पे हो बड़े स्तर पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो फर्म है। जो उत्पादन के साधनों को संगठित करके रचनात्मक प्रक्रिया के द्वारा वस्तु अथवा सेवा का निर्माण करता है। वो क्या करता है, उस वस्तु एवं सेवा का निर्माण करता है, या उपयोगिता का सर्जन करता है। उस वस्तु में क्या करता है, उपयोगिता का सर्जन करना ही क्या करता है, वस्तु का निर्माण करता है। अन्य शब्दों में फर्म का अर्थ उस इकाई, इकाई मतलब एक, एक से होता है, जो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री के लिए उत्पादन करती है। क्या करते हैं, सेल्स के लिए करते हैं। ठीक है, और उद्देश्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करना। लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री के लिए उत्पादन करता है। क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। इसका उद्देश्य लाभ अधिकतम करना होता है। एक विक्रेता का क्या होता है, एक फर्म का क्या होता है उद्देश्य, लाभ को अधिकतम करना होता है। ठीक है, अब दूसरा है उद्योग। उद्योग का अर्थ क्या है, फर्मों के समूह। जो एक एक कंपनी है ना, उन सभी कंपनियां, जैसे बिस्किट बनाने वाली 10 कंपनियां, 50 या 100 कंपनियां, 100 कंपनियों का पूरा ग्रुप हो गया। मतलब जितनी भी पूरे मार्केट में आसपास बेचने वाली जितनी भी बिस्किट बनाने वाली कंपनियां, तो वो क्या मिलके क्या हो जाएगा, एक उद्योग हो जाएगा। तो वो क्या कहेंगे, बिस्किट उद्योग। ठीक है, और एक एक कोई बना रही है तो वो क्या कहेंगे, बिस्किट की फर्म। ठीक है, फर्म क्या होगा, एक अकेले इकाई, एक अकेले उत्पादन करने वाली जो फैक्ट्री होगी उसको तो कहेंगे फर्म, और सब फैक्ट्रियों को मिला के बनेगी। ठीक है, तो उनके ग्रुप को क्या कहेंगे, उद्योग के। आया समझ में? ठीक है, फर्म के उस समूह को जो एक समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है उससे उद्योग कहेंगे। ठीक है, जो सेम प्रोडक्ट बनाने वाली जो फर्में हैं उनके ग्रुप को क्या कहेंगे, उद्योग कहेंगे। ठीक है, अब देखो, एक मैंने डायग्राम बताया कि जिसमें क्या आता है, प्राइस का निर्धारण। प्राइस का निर्धारण। तो ये डायग्राम देखो, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मैं समझा। तो ये वाला जो है ऊपर वाला, इधर, ये तो किसका है, उद्योग का। और ये किसका है, फर्म का। पहले तो ये क्या, दो ग्राफ है। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक वस्तु ओ है, और ये क्या है, एक्स अक्ष, ये क्या है, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पे तो क्या रखा अपन ने, यहाँ पे तो प्राइस रखी। एक्स अक्ष पर क्या रखा, उत्पादन की मात्रा। और हमेशा यही रहेगा, नीचे क्या रहेगी, उत्पादन की मात्रा, और वाई अक्ष पे खड़ी पे क्या रहेगी, प्राइस रहेगी। तो उस प्राइस पे ये देखो एक सप्लाई वक्र है, उद्योग का सप्लाई वक्र। किसका है, उद्योग का सप्लाई वक्र, मतलब ये उसका पूर्ति वक्र है। और ये है बहुत सारे उनके डिमांड वक्र, डिमांड वक्र। और ये कैसे होता है, तो जहां पे डिमांड वक्र और सप्लाई वक्र काटेंगे तो वहां पे क्या होगा, प्राइस का निर्धारण। तो देखो पहला वाला जो वक्र है वो कौन सा है, ये तो देखो सप्लाई वक्र तो आपका ये हो गया, और डिमांड वक्र ये एस एस और डी डी। तो जहां ये काटा, ये बिंदु आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये उत्पादन का निर्धारण क्यों, और ये प्राइस का निर्धारण। ये किससे हो गया, मार्केट की शक्तियां, मांग और पूर्ति की शक्ति की क्या आते हैं, बाजार की शक्ति। तो इनसे क्या हो गया, मूल्य निर्धारण। तो ये जो मूल्य निर्धारित करेगा वही उसे फर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। ये पी कीमत ही यहाँ पे लेगी। फर्म के लिए भी कितनी होगी कीमत,
फर्म के लिए भी पी कीमत ही होगी, वही कीमत किसकी होगी, एक फर्म को स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन उद्योग में डिमांड बढ़ने के कारण क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई, यहाँ से डिमांड यहाँ बढ़ गई, सप्लाई तो वही है लेकिन डिमांड बढ़ गई, तो क्या हो गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी ये खिसक के E1 हो गया मान लो। तो प्राइस क्या हो गई P1 और क्वांटिटी भी क्या आ जाएगी Q2, Q1 सॉरी, ठीक है Q1। तो इस प्रकार अब क्या हो गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, तो फर्म का भी क्या होगा, जस्ट इसका जब P1 हो जाएगा तो ये फर्म का भी इसके बराबर ही क्या होगा, प्राइस होगी। लेकिन अगर किसी कारणवश मांग वक्र गिर जाता है, मांग घट जाती है वस्तु की, मांग घट तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा ये वाला, जिसको मान दे देते हैं E2, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस P2 रहेगी, क्वांटिटी E2 रहेगी, और फर्म भी इसी P2 पे उत्पादन को करेगी। तीनों स्थितियां समझ में आ गई। अगर फर्म क्या करेगी, फर्म तो किसी वस्तु या सेवा की क्या करेगी, उसको जो उद्योग द्वारा निर्धारित प्राइस है वही स्वीकार करेगी, और उद्योग में क्या होगा, उसमें उतार चढ़ाव हो जाएगा। उद्योग क्या होता है, पूरा ग्रुप होता है, ग्रुप के अगर पूरे ग्रुप में अगर मांग ज्यादा आ गई तो प्राइस बढ़ जाएगी, और पूरे ग्रुप में ही मांग कम हो गई तो क्या कर जाएगी, वो जो पूरे उद्योग की आ जाएगी प्राइस होती है वही कौन पे फ्रेम स्वीकार करेगी। तो इसी प्रकार ये करेगा, एक फर्म का प्राइस रहेगी। और यही क्या है, उसका मांग वक्र भी है, क्षैतिज है ना एकदम मांग वक्र, तो इसलिए क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कैसा मांग हो एकदम क्षैतिज होता है, यही उसकी कीमत है। ठीक है, ये जो तीनों लाइन है, ठीक है, तो ये तो उसकी क्या है, एक फर्म की प्राइस है, यही उसी का क्या है, मांग वक्र है, यही उसका क्या है, ए आर है, ए आर, और यही इसका क्या है, एम आर। ए आर का मतलब होता है औसत रिवेन्यू, जो भी पीछे पढ़ा था ना रिवेन्यू वाला टॉपिक, और एम आर का मतलब होता है सीमांत राजस्व या मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू। ये कैसे होता है, क्या होता है, उसका पूरी टेबल के अनुसार मैंने बताया था। ठीक है, तो ये एकदम ये तीनों सेम ही रहेगा, प्राइस, ए आर, एम आर और डिमांड वक्र, ये पूरा वही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन, फर्म इक्विलिब्रियम। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन कहाँ होता है, साम्य कहाँ होता है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में फर्म एक ही प्रकार का समरूप उत्पाद यानी होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाती है, और बाजार में किसी भी फर्म के पास कीमतों पर नियंत्रण करने की शक्ति नहीं होती। फर्म के पास नहीं तो किसके पास होती है, उद्योग के पास नियंत्रण की। तो इसलिए कई बार आता है कि कीमत का निर्धारण कौन करता है, उद्योग, और कीमत स्वीकार कौन करता है, फर्म। इस बाजार संरचना में प्रत्येक फर्म का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। इसके लिए फर्म को अपने उत्पादन और कीमत का संतुलन स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसका उत्पादन कितना कर रही है और कीमत कितना कर रही है वो जरूरी है। अगर कीमत कम रखी तो भी उसको हानि हो जाएगी, और कीमत ज्यादा रखी तो उसका उत्पादन बिकेगा ही नहीं, तो भी उसको एक हानि होगी। इसलिए एक ऐसी कीमत ही रखनी होती है। यह संतुलन स्थिति वह बिंदु होता है जहाँ फर्म की सीमांत लागत और सीमांत राजस्व बराबर हो। संतुलन की स्थिति में कहाँ होगा, जहाँ पे उसकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो। हमेशा ये ध्यान, कहीं भी फर्म का संतुलन, भले पीछे के जो आगे और आएंगे ना, एकाधिकार या अल्पाधिकार, जो भी जितने भी आएंगे, तो सबका जो सीमांत लागत और सीमांत राजस्व जहाँ बराबर होगा वहीं पे क्या होगा, हमेशा संतुलन होगा। तो ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना, क्या क्या बराबर होना चाहिए, एम आर और एम सी, एम आर और एम सी हमेशा बराबर, वहां पे क्या होगा, क्या होगा, संतुलन, संतुलन होगा, ये ध्यान रखना, वहां कीमत का निर्धारण नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, संतुलन होगा। ठीक है, और कीमत तो कहाँ निर्धारित होगी, जहाँ पे एसी वक्र काटेगा, जहाँ पे क्या काटेगा, कीमत होगी वहां निर्धारित, जहाँ पे एसी वक्र काटेगा वो क्या होगी, पी होगी। ये ध्यान रखना है। साम्य का होगा जहाँ एम आर और एम सी बराबर, याद रखना, एम आर और एम सी, भले एम आर और एम सी। ठीक है, अब ये देखो इसकी विधियां है, एक तो सीमांत वाली विधि आएगी, एक कुल आगम और कुल लागत, एक सीमांत आगम और सीमांत लागत की होगी, और एक होगी कुल आगम और कुल लागत विधि, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड। साम्य बिंदु, साम्य का मतलब संतुलन बिंदु, साम्य जहाँ पे एक दूसरे को कट करके, जहाँ पे प्राइस वगैरह का जिसका भी निर्धारण अपन करते हैं,
तो उसके लिए जहां पे कट करता है उसको क्या कहते हैं, साम्य संतुलन बिंदु। अर्थात साम्य उत्पादन स्तर पर कुल आगम एवं कुल लागत के मध्य की अधिकतम दूरी हो। कुल आगम और कुल लागत में साम्य कहाँ निर्धारित होगा, जहां पे कुल लागत टीसी और टीआर, इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जहां डिफरेंस होगा, ज्यादा से ज्यादा जहां डिफरेंस होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जहां डिफरेंस होगा वहां पे क्या होगा, उसका कीमत का निर्धारण होगा। क्योंकि वहां पे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा डिफरेंस होगा वहां क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। कि वहां उस पॉइंट पे लागत तो सबसे कम होगी और प्रॉफिट रिवेन्यू सबसे ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। साम्य उत्पादन स्तर पर कुल आगम और कुल लागत से अधिक हो अथवा बराबर हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है अथवा बराबर हो सकती है। कम होने पर तो क्या होगा, उत्पादन ही बंद करेगा। ठीक है, तो ये कुल आगम और कुल लागत का ग्राफ है, कुल आगम और कुल लागत का ग्राफ है। तो देखो ये क्या दे रखा है, ओ मूल बिंदु, ये दे रखा है एक्स यानी एक्स अक्ष, और यहाँ पे दे रखा है ये उत्पादन की मात्रा Q1 Q2 दे रखी है, और यहाँ पे दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, ये लागत, लागत और आगम, आगम यानी रिवेन्यू। ठीक है, इस पॉइंट को ओ बाय अक्ष पर। अब देखो ये तो मैं अपने लिया टी आर, टी आर यानी टोटल रिवेन्यू। ठीक है, यानी क्या होगा, कुल आगम, टोटल रिवेन्यू यानी कुल आगम, और ये है टोसी, टीसी का मतलब होता है कुल लागत, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब देखो ये हमेशा ग्राफ ऐसा होगा। तो अब आपको एक 3 पॉइंट बन रहे हैं। पहला पॉइंट है ये, तो पहले यहां तक समझते हैं। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो ये तो क्या है, रिवेन्यू, और ये क्या है, टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल रिवेन्यू। मतलब यहां से ये जो पूरा है इसमें क्या हो रहा है, कॉस्ट तो ज्यादा है, लागत तो ज्यादा है और आय कम है। जब लागत ज्यादा है और आय कम हो रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो जब हानि होगी तो यहाँ पे कोई उत्पादन करेगा नहीं। और यहाँ पे जो ये पॉइंट आ गया इवन, यहाँ पे दोनों क्या हो गए, टीआरटीसी बराबर हो गए, कट कर देना एकदम बराबर हो गए। यहाँ पे क्या होगा, न लाभ होगा और न हानि होगी। तो इसको बना दिया एक Q1 पॉइंट, अपन ने क्या बनाया था, Q1 पॉइंट। अब देखो आगे चलते हैं, तो ये देखो आगे 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 ये ग्राफ करता हुआ यहाँ आया, यहाँ पे ये ग्राफ आया, ये क्या टी आर, सॉरी टीसी, ये क्या है टीसी, और ये क्या है टी आर। तो यहां से यहां तक ये टी आर तो ज्यादा है, मतलब रिवेन्यू तो ज्यादा है, और यहां से यहां तक लागत कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। लेकिन यहां से यहां तक हर पॉइंट पर लाभ होगा, लेकिन देखो लाभ सबसे ज्यादा कहाँ होगा, इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा देखो लागत तो कम है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए यह सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने के कारण ही यहाँ पे क्या होगा, उत्पादन करना जारी रखेगा। ये क्यू पॉइंट आ गया, इधर ही सबसे ज्यादा लाभ होगा, तो यहीं पे वो क्या उत्पन्न किया कि इसी पॉइंट पे क्या सबसे ज्यादा लागत तो कम है और लाभ है जो ज्यादा है। लेकिन इससे फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाती है, फिर ये लागत तो बढ़ जाती है और आगम कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी वापस क्या होती है, हानि होती है। मतलब इन पॉइंटों पे दो जगह हानि होती है और इन बाकी बीच वाले एरिया में लाभ होता है। और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, ये जो बिंदु है, ठीक है, ये जो बिंदु है, ठीक है, ये जो दोनों बिंदु हैं इनको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये ध्यान रखना, कई बार पूछता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट यानी सम विच्छेद, विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु यानी दोनों एक दूसरे, लागत और आगम दोनों एक दूसरे को काट रहे थे, E1 और E2, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको क्या कहेंगे, सम विच्छेद बिंदु। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस बराबर होता है, ना हानि होती है ना लाभ होते हैं। अलाभ, लाभ अलाभ बिंदु भी कहते हैं।
जिसके बहुत सारे नाम, लाभ अलाभ बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, ये सारा एक ही है। तो इनको इंपॉर्टेंट रखना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी उत्पादक को सबसे ज्यादा लाभ अधिकतम कहाँ होगा, जहाँ पे टीआर और टीसी का गैप बहुत ज्यादा होगा और टीआर टीसी से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो होगा ना। ऐसा नहीं कि टीसी ज्यादा हो जाए, टीसी ज्यादा हो तो सबसे ज्यादा वहां हानि हो जाएगी, उल्टा। टीआर ऊपर होनी चाहिए, टीआर वक्र है ना, ये वक्र हमेशा ऊपर होना चाहिए, वही लाभ होगा, और टीसी नीचे होना, और उसमें क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा बड़ा गैप होना चाहिए, तो वहां पे क्या होगी, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो पहला तो टीआरटीसी मेथड पढ़ लिया, और दूसरा मेथड है मार्जिनल रिवेन्यू, एमआर, और सीमांत लागत यानी एमसी का तुलनात्मक विश्लेषण। तो ये जरूरी इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इसी का पूछा जाता है, एमआर एमसी वक्र। ठीक है, तो इसको जरूर अपने ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर तो सारे अवधियों का भी पढ़ेंगे। वो तो एक नॉर्मल होता है, इसका अल्प अवधि वगैरह दीर्घ अवधि का सबका पढ़ेंगे, और तीनों जो रूप होंगे वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक कर कर पढ़ते हैं। तो सीमांत राजस्व क्या होता है, सीमांत राजस्व एमआर क्या होता है, कि वह अतिरिक्त आय जो एक और यूनिट उत्पाद बेचने से प्राप्त हुई है। यानी कि आपको 10 बिस्किट बेचने के मान लो 1000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, और आप 11 बिस्किट बेचते हो तो 1090 मिलते हैं। तो इसका जो एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचने पर जो अधिक कितना हुआ, 90 रुपए हुआ ना, यही क्या है आपकी एमआर, यही क्या है आपको सीमांत राजस्व। मतलब एक अतिरिक्त इकाई बेचने से जो कुल उत्पादन में कुछ राजस्व में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, सीमांत राजस्व। और इसी प्रकार सीमांत लागत हो जाएगी, वह अतिरिक्त खर्च जो एक और यूनिट उत्पाद बनाने में होता है। मतलब एक अतिरिक्त उत्पाद बनाने में कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, मान लो जैसे कि 10 इकाई किसी के बताने में 500 रुपये खर्च हो रहा है, और अगर 11वीं इकाई बनाने में उसको कितने हो रहे हैं, 560 हो रहे हैं। तो एक अतिरिक्त इकाई में कितने हो गए, 60 रुपये लग गए, एक्स्ट्रा 60 लगे ना एक एक्स्ट्रा बनाने में, तो वही क्या होगी उसकी सीमांत लागत। तो दोनों आगे समझ में, सीमांत राजस्व, सीमांत लागत, एमआर और एमसी, ये बार बार आगे आएगा, इसलिए इसको अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहले तो यही नहीं समझ में आएगा एमआर क्या होता है एमसी का, इसलिए याद रख लो अच्छे से। एक अतिरिक्त इकाई के होने वाली आय तो क्या कहलाएगी, एमआर, और एक अतिरिक्त इकाई के खर्च से जो व्यय लगता है उससे क्या कहेंगे, लागत आती है, उसको क्या कहेंगे, एमसी कहेंगे। एक अतिरिक्त उत्पादन करने में जो लागत आएगी उसको क्या कहेंगे, एमसी या सीमांत लागत। सीमा प्लस अंत, मतलब जो सीमा पे 10 और 11 क्या है, सीमा है ना एकदम, तो 10 और 11 लास्ट इकाई, अंतिम इकाई एक और बेचेंगे तो, या एक और खरीदेंगे तो कितना राजस्व प्राप्त होगा और कितना लागत आएगी, उसी को क्या कहेंगे, सीमांत राजस्व और सीमांत लागत। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े। चलिए, फर्म तब तक उत्पादन बढ़ाती है जब तक कि एमआर और एमसी, एमआर ग्रेटर देन एमसी, मतलब एमआर ज्यादा रहेगी एमसी से, मतलब आर का मतलब रिवेन्यू, सी का मतलब कॉस्ट, यानी जहां पे आय ज्यादा होगी और लागत कम होगी तो वहां तक क्या रहेगी, उत्पादन बढ़ाएगी। और जैसे ही एमआर और एमसी बराबर हो जाती है, मतलब कि लागत और आय दोनों बराबर हो जाती है, जितने आप लगा रहे हो, 100 रुपये अगर खर्चा आ रहा है और 100 रुपये आपको बेचने पे मिलते हैं, बराबर हो गए, तो वहां तक वो तो चल जा रही थी, और उसके बाद तो वो बंद करेगी कि आप लगा तो ज्यादा रहे, 100 रुपये लगा रहे हो और आपको बेचने पे मिल रहे 90 रुपये, तो आप तो बंद करोगे ना, ये। ठीक है, तो अब फर्म अपने उत्पादन को उस स्तर पर स्थिर कर लेती है, इस स्थिति में फर्म लाभ अधिकतम की स्थिति होती है। तो उस स्थिति में स्थिति कर लेती है जहाँ पे क्या होना चाहिए, एमआरएम से ज्यादा होती है। चलिए, अब पूछते हैं कि लाभ अधिकतम की स्थिति कब होगी, एमआर और एमसी में लाभ अधिकतम कब होगा। कुल वाला लाभ और कुल लागत में क्या किया था अपने कि जहाँ टीसी और टीआर का सबसे ज्यादा गैप होगा और टीआर के भी ऊपर होगी, टोटल रेवेन्यू ऊपर होगा, टोटल कॉस्ट नीचे होगा, तो वो तो होगा सबसे ज्यादा अधिकतम लाभ होगा वो तो इसमें कुल आगम और कुल लागत विधि में। और सीमांत लागम और सिगम लागत विधि में कहाँ लाभ अधिकतम होगा, तो उसको अपन देखते हैं। इसके दो रूप है, एक तो अल्पकाल में, एक होगा दीर्घकाल में, शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन। अल्पकाल में फर्में केवल अपने मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया घटा सकती है। जो मौजूदा संसाधन है, श्रम और कच्चा माल, उनको बढ़ा घटा के भी उत्पादन में कमी वृद्धि कर सकते हैं, बाकी तो ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, एकदम नई मशीनें नए प्लांट नए पूंजी लगा के तो कर नहीं सकती। तो इस स्थिति में फर्म का संतुलन कहाँ होगा, एमआर और एमसी पे। लेकिन यह फर्म का असामान्य लाभ या हानि कमा सकती है। यहाँ पे क्या क्या तीनों चीज हो सकती है, असामान्य लाभ भी हो सकता है, असामान्य का मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, या सामान्य प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और हानि भी हो सकती है, तीनों स्थिति हो सकती है अल्पकाल में।
लेकिन दीर्घकाल में ऐसा नहीं है। दीर्घकाल में क्या होगा, सभी साधन परिवर्तनशील है, जितने भी संसार सब में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील होगा, क्योंकि लंबा टाइम पीरियड है आपके पास, उसमें सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, फर्में अपने उत्पादन की क्षमता को बदल सकती है। अगर ज्यादा जरूरत है तो उसमें उत्पादन कर सकती है, और कम जरूरत है तो हटा सकती है लंबा टाइम में। दीर्घकालिक संतुलन की स्थिति में फर्म केवल सामान्य लाभ पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दीर्घकाल में कैसा करेगी, सामान्य लाभ ही कराती है, जिसको आगे अपन डायग्राम में भी देखेंगे। क्योंकि बाजार में नई फर्में प्रवेश से असामान्य लाभ को खत्म कर, अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो क्या है, नई फर्में उस लाभ को देखकर आकर्षित आ जाएगी, और वो आते ही क्या हो जाएगी, फिर वापस उस असामान्य लाभ जो ज्यादा प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। और वैसे अगर हानि हो रही होती है तो पुरानी फर्में कुछ होगी वो छोड़ के चली जाएगी, तो बाकी का वापस वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगी। तो आखिर में लंबे समय में क्या होने वाला है, नॉर्मल प्रॉफिट ही होने वाला है। लेकिन अल्पकाल में नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। ठीक है, अब है फर्म का अल्पकालिक संतुलन। अब देखते हैं इन तीनों के संतुलन। तो सीमांत लागत तो सीमांत राजस्व क्या आता है। तो पहली स्थिति है असामान्य लाभ। असामान्य का मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब ज्यादा प्रॉफिट। एक नॉर्मल प्रॉफिट उससे भी ज्यादा अगर मिले तो उसे कहेंगे असामान्य लाभ। सामान्य नहीं है वो, असामान्य, ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, जब किसी फर्म का औसत कुल आगम, एवरेज टोटल कॉस्ट, औसत राजस्व से कम होता है, तब फर्म को असामान्य, ठीक है, असामान्य लाभ प्राप्त कब होता है, जब कुल लागत है वो कुल राजस्व से कम होती है, औसत कुल। ठीक है, इसलिए कि जो फर्म का जो राजस्व का निर्धारण होगा ना, वो कहाँ किससे होगा, ए आर और एसी से। साम्य तो एम आर और एमसी से ही करेंगे, इसमें भी सब जगह एम आर और एमसी, सीमांत लागत और सीमांत आगम से ही साम्य तो होगा। लेकिन निर्धारण कहाँ होगा प्राइस का, जो लाभ और अलाभ की स्थिति कहाँ होगी, वो कौन निर्धारित करेगी, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू। इसलिए ए आर और एसी की हमें जरूरत पड़ती है। तो इस स्थिति में पी, पी का मतलब कीमत पी और उत्पादन क्यू पर एम आर और एमसी बराबर होंगे, तो पी ज्यादा होगी किससे, एटीसी से, एवरेज टोटल कॉस्ट से। क्या होगी, कीमत है तो वो ज्यादा होगी, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा लाभ हो गया ना। कीमत ज्यादा है, जितनी कॉस्ट आ रही है उससे वो ज्यादा है, तो उसका क्या हो गया, असामान्य लाभ प्राप्त हो गया। ठीक है, ये देखो जैसे ग्राम ग्राफ दे रखा है, ये तो क्या है, वक्र है। देखो, और कहाँ निर्धारण करता है, एमसी और एमआर। एमआर को क्या करती है, नीचे से काटती है। ठीक है, तो देखो ये वक्र तो क्या है, पी वक्र, और यही क्या है, ए आर और एम आर वक्र। कौन सी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है ना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अपन ने पीछे पढ़ा था ना, ए आर और एम आर, हमें पी, ए आर, एम आर और मांग वक्र तीन चारों एक ही होता है। यही क्या है, प्राइस है, देखो लिखा नहीं पी, यही प्राइस है, यही मांग वक्र है, और यही ए आर है, और यही एम आर है। तो तीन चारों चीज यही है। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया इसका, एस ए सी वक्र। ये एस ए सी वक्र, एस ए सी का मतलब हो गया शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, मतलब अल्प अवधि वाला औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत। ठीक है, शॉर्ट टाइम एवरेज कॉस्ट। और ये दूसरी क्या होगी, एस एम सी, शॉर्ट टाइम मार्जिनल कॉस्ट, एम सी मार्जिनल कॉस्ट। देखो आगे तो शॉर्ट टाइम का एस एस लगा हुआ है, बाकी एम सी यानी मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, और ए सी यानी औसत लागत। तो इसका निर्धारण कहाँ होता है, जहां पे एम सी एम आर को नीचे से काटता है। तो ये देखो एम आर है, ठीक है, ठीक है, तो ये तो क्या है, एम आर है, और ये है एम सी, ये क्या है, एमसी। ये दोनों आपस में कहाँ काट रही है, इस बिंदु पे काट रही है, और नीचे से काट रही है, देखो एक तो यहाँ पे भी काट रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एमसी ऊपर से काट रही है, इसलिए ये वाला बिंदु काम नहीं है। अपने क्या है, नीचे से काटना चाहिए। तो नीचे से कहाँ काट रहा है, इधर से आते हुए काट रहा है, इधर से ये आते हुए यहाँ काट रहा है ना, ये वाला अपना बिंदु काम है। यहाँ पे क्या हो गया, ये साम्य निर्धारित, ये क्या हो गया अपना, साम्य निर्धारित होगा। लेकिन लाभ और प्रॉफिट का हिस्सा कहाँ होता है, एवरेज कॉस्ट पे होता है। एवरेज कॉस्ट कहाँ है, एवरेज कॉस्ट कम से कम कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, इस पॉइंट पर। यहाँ पे अपन एक ये रेखा खींच ली। ठीक है, इसका मतलब इस बिंदु पे तो अपने को क्या होती है, कोई लाभ और हानि नहीं हो रही। लेकिन अपने को कीमत कौन सी मिल रही है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट नहीं आया, तो अपने को कीमत मिल रही है ये वाली, मतलब कि कॉस्ट से इतना ज्यादा मिल रहा है। ए आर, ए आर किससे ज्यादा, एसी से। ए आर और एसी का जितना डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लाभ होगा। तो ए आर ज्यादा है और एसी
कम है, तो अपने को क्या हो गया यहाँ पे, ए आर ये ज्यादा है और ए सी से, तो क्या हो गया, असामान्य लाभ। असामान्य, ठीक है, असामान्य लाभ हो रहा है। असामान्य लाभ में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आया समझ में? कीमत कैसे निर्धारित करते हैं, साम्य कैसे निर्धारित करते हैं? साम्य तो वहां होगा जहां एम सी और एम आर काटेंगे और एम सी एम आर को नीचे से काटेंगे, और कीमत का ये जो निर्धारित वो होगी वही कीमत निर्धारित, लेकिन लाभ और लाभ की स्थिति कहाँ होगी, जहाँ पे ए सी और एम आर होगा, ठीक है, ए सी और ए आर, सॉरी, ए सी और ए आर होगा, ठीक है, तो जहाँ पे ए सी का है ये, ठीक है, ये वाला आ रहा था ना, इसलिए ए सी यहाँ। चलिए, अब देखते हैं सामान्य लाभ की स्थिति, नॉर्मल प्रॉफिट। जब फर्म का औसत कुल लागत और औसत राजस्व के बराबर होता है, तब फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होती है। इस स्थिति में एम आर एम सी के बराबर होती है और पी है वो ए टी सी के बराबर होती है। यानी कि पहले तो साम्य निर्धारित करो। साम्य कैसे होगा, एम सी एम आर को नीचे से कटेगी, तो पहले एम आर पहचानो कहाँ है, तो ये है अपनी एम आर, यही है हमारी ए आर, यही अपना मांग वक्र और यही अपना कीमत है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यही चलेगा, एम आर, एम ए आर, ठीक है, प्राइस और डिमांड, ये चार ध्यान रखना। यही क्या है, डी डी डिमांड वक्र, और यही क्या है, प्राइस। ये चारों चीज यही होती है, चार चीजें, चार ध्यान रखना, और ज्यादा एक्स्ट्रा अपने मन से मत जोड़ देना, एम सी ए सी वगैरह मत जोड़ना, इसलिए याद रखना ए आर, एम आर, मांग वक्र और प्राइस, ये चारों एक ही होता है। किसमें होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, और किसी बाजार में ध्यान मत रखना, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है। ये कई बार प्रश्न पूछा भी है, एक एक करके भी पूछता है, साथ में भी पूछता है, कौन से बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, बार बार ये आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। अब देखो सामने कहाँ निर्धारित होगा, एमसीएमआर को काटना चाहिए, तो देखो एमसीएमआर को कहाँ काट रहा है, ये एमआर है और ये एमसी है, ये एमसी है, तो देखो एक तो यहाँ पे काटा, एक यहाँ काटा, अब तो कंफ्यूजन हो गया कहाँ निकालेंगे, तो अभी पीछे जस्ट मैंने बताया क्या होना चाहिए, एम सी एम आर को नीचे से काटना चाहिए। नीचे से कहाँ से काट रहा है, इस बिंदु पे, इस बिंदु में, तो ये वाला रहेगा ना कि ये रहेगा, ठीक है। तो अपना पॉइंट कौन सा मिल गया, ये मिल गया। अब देखो एसी कहाँ पे है, लाभ और लाभ की स्थिति किससे देखेंगे, एसी से, एस ए सी, एस ए सी है एसी, वो है तो क्या, एसी से। तो एसी कहाँ काट रही है, देखो एसी का न्यूनतम बिंदु कहाँ आ रहा है, वो भी इधर ही आ रहा है, तो मतलब दोनों स्थिति इधर ये प्राइस पे ही हो रही है, तो मतलब ये क्या हो गया, सामान्य लाभ हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये एस ए सी या ए सी कह दो, एक ही बात है, और ए आर क्या है, बराबर है, मतलब औसत कोष्ट और औसत राजस्व दोनों ही बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सामान्य लाभ है, न एक्स्ट्रा लाभ है तो न ही हानि हो रही है, इसको क्या कहेंगे, सामान्य लाभ, इसको क्या कहेंगे, सामान्य लाभ, यानी नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है ना, हानि हो रही है। चलिए, अब स्थिति है हानि की। हानि की स्थिति देख लेते हैं। जब औसत कुल लागत औसत राजस्व से अधिक होती है, लागत ज्यादा होती है, हानि होगी ना, भाई लगने पैसे तो ज्यादा लग रहे और मिल कम रहे, औसत राजस्व कम है, लागत ज्यादा है। जब औसत कुल लागत औसत राजस्व से अधिक होती है, तो फर्म को हानि उठानी पड़ती है। इस स्थिति में एम आर और एमसी, देखो निर्धारण तो वही होना है जहाँ एम आर एमसी, बार बार मैं कह सकता हूँ, एम आर और एमसी बराबर होंगे और एमसी एम आर को नीचे से काटेगा, वहां पे हमारा सामने होगा, याद रख लो लाइन, सामने कहाँ होगा, जहाँ एम आर और एम सी बराबर हो और एम सी एम आर को नीचे से काटे, एम सी एम आर को नीचे से काटे, वहां पे क्या होगा हमारा, संतुलन बिंदु या साम्य कह दो, ठीक है, वहां पे क्या होगा, साम्य संतुलन बिंदु। और पी, इसमें क्या होगा, कम होगी प्राइस, यानी कीमत कम होगी, या लागत, अरे अरे रेवेन्यू ए आर, वो क्या होगी, कम, कि ए आर हमेशा होती है वही तो प्राइस होती है, कभी भी ध्यान रखना, ए आर होती है वही तो क्या होती है, प्राइस होती है, सारा वही है, तो ए आर ए टी सी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ए आर एस ए सी है, ये ए टी सी नहीं है, ठीक है, एस ए सी, एस ए सी, एस ए सी है, ठीक है, ए सी। यदि यह हानि चल खर्चों यानी वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत से कम हो,
तो फर्म उत्पादन जारी रख सकती है, अन्यथा वह उत्पादन बंद करेगी। बात समझ आई ये चीज कि आपके अंदर अगर प्राइस है वो लागत के बराबर नहीं मिल रही है, तो आपको लागत भी नहीं मिल रही है, जितना आपकी लग रही है लागत वो भी नहीं मिले, फिर भी आप उस बिजनेस को चालू रख सकते हो। लेकिन तब तक रख सकते हो जब तक आपको स्थायी जो आपको है ना वो नहीं मिलेगा, तब तक चल। लेकिन आप परिवर्तनशील जो साधन है, यानी कि आप जैसे कि कोई बिस्कुट बना रहे हो तो उसमें मान लो कि चार चीज लगी, एक तो जैसे आपकी बिल्डिंग लग रही है, एक मशीन लग रही है, एक आप श्रमिक लगा रहे हो, एक आप कच्चा माल, चार चीज ले रहे हो। तो मान लो आपको ये पूंजी का और जो आपका जो भूमि का है या मशीन का जो है ना वो खर्चा तो नहीं मिल रहा, लेकिन कम से कम आप तो ये तो चाहोगे ना उसको बिस्किट बनाने के लिए जो आटा ला रहे हो और जो मजदूर काम कर रहा है उस मजदूरी दे रहे हो, ये दो तो कम से कम मिले मिले, यानी मतलब जो परिवर्तनशील लागत है वो तो मिले। आपको वो भी नहीं मिलेगी तो आप वो क्यों चालू रखोगे, बंद कर दोगे। क्योंकि जो स्थायी खर्चा था पूंजी का और श्रम इसका भूमि का और इसका मशीन का, वो तो आपको वैसे भी लगना, बंद करोगे तो भी लगना है और चालू रखोगे तो भी लगना है। तो इसलिए उसको तो आप वहन कर लोगे कि वो तो आपको दोनों कंडीशन में लगे, लेकिन वो तो आप बंद करोगे तो कम से कम वो तो आपका बचेगा खर्चा, जो श्रमिक को आप दोगे या कच्चा माल लाने के जो आटे के पैसे दोगे वो तो आपके कम से कम वो भी नहीं मिलेंगे, तब तो आप बंद ही करोगे। ठीक है, तो ये हमेशा पॉइंट रहना है कि कभी भी कोई फर्म अपना उत्पादन कब तक, शॉर्ट टाइम में, ठीक है ये शॉर्ट टाइम में रहता है, अल्पकाल में रहता है, दीर्घकाल में तो बंदी कर देता है, क्योंकि दीर्घकाल में सब क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। अल्पकाल में जब तक उसको परिवर्तनशील साधनों की लागत अगर उसको प्राप्त होती रहेगी तब तक वो बच्चा बिजनेस को चालू रख सकता है, जरूरी नहीं वो रखे, उसको चालू रख सकता है, तो चाहे तो बंद भी कर सकता है, लेकिन वहां तक तो वो रख सकता है। और अगर उससे भी कम मिलेगी, परिवर्तनशील लागतें भी नहीं मिलेगी, तब तो वो डेफिनेटली बंद करेगा ही। ठीक है, अब देखते हैं इसको रास्ते। ठीक है, तो इसमें देखो पहले बताओ सामने क्या होगा, सामने के लिए क्या बताया था अपन ने, एम आर और एम सी बराबर होना चाहिए, एम आर और एम सी बराबर है, तो ढूंढो एम आर और एम सी कहाँ बराबर है। तो ये रही अपनी प्राइस डिमांड ए आर और एम आर वक्र, तो ये रहा एम सी वक्र ढूंढो, तो ये है अपना एम सी वक्र, ये है अपना एम सी वक्र। अब देखो कहाँ काट रहे हैं दोनों, तो एक तो इस पॉइंट पे काट रहा है, एक इस पॉइंट पे काट रहा है, लेकिन अपना सामने कहाँ होगा, जहाँ नीचे से काटे, जहाँ नीचे से, तो नीचे से कहाँ काट रहा है, इस बिंदु पे, तो ये वाला बिंदु भूल जाओ, क्रॉस हो गया अपना बिंदु कहाँ आ गया सामने, ये वाला बिंदु। ठीक है, ये वाला अपना बिंदु आ गया सामने। अब देखो लाभ अलाभ स्थिति यानी कहाँ करेंगे, जहाँ पे एसी है, अब एसी को ढूंढो, इस रेखा पे एक लाइन खींच दो, सीधा सिंपल है, पहले वो बना के और फट करके एक नीचे लाइन खींच लो, और फिर ढूंढो सीधा एसी को, और किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। जहाँ एसी दिखे वहां तक उस बिंदु को ले जाओ। एसी कहाँ दिखा अपने को, ढूंढते हुए ऊपर है, यहाँ पे एसी दिखलाता है, यहाँ से ये लाइन खींचो, ये लाइन खींचे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक आयत बन गया, आयत बन गया। तो देखो ये तो ए आ रहा है, रिवेन्यू तो ये हो रही है, नीचे वाली है ये तो रिवेन्यू, और लागत इतनी हो रही है, मतलब लागत ज्यादा हो रही है और आगम कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, हानि होगी। तो ये इतनी है, ये क्या हो रही है, हानि होगी। ये क्या है अपनी हानि। ठीक है, तो ये कैसी है, हानि की स्थिति है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हम यहाँ तक अल्पकालीन पढ़ेंगे, जो दीर्घकाल की जो स्थिति है वो अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ताकि कोई लंबा सेशन ना हो। ठीक है, तो अगला सेशन में हम दीर्घकाल की स्थिति पढ़ेंगे। धन्यवाद।